गाइस, हम लोगों ने कुछ समय पहले रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया था। अगर आपको ये टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जो है वो मांग लीजिएगा। मैं आपको रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी आपको एक अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, राइट। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की। सो गाइस, बताया जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इंडिया ने अच्छा हुआ कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से विड्रॉ कर लिया। भारत जो है वो इससे हट गई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी कंट्री के फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, ट्रेड यूनियंस जो हैं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री प्रोड्यूसर जो हैं, उनको बहुत नुकसान हो जाता अगर इंडिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा होती तो। ऐसा क्यों तो आपको पता है गाइस ऑलरेडी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर 15 कंट्रीज हैं। अब ये कंट्रीज के बीच में इस प्रकार की पार्टनरशिप हुई है कि ये कंट्रीज आपस में अपनी ड्यूटीज को एंड करेंगी, खत्म करेंगी, रिड्यूस करेंगी। ड्यूटीज का मतलब समझते हो? जैसे कि इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जब एंटर होता है, आता है, तो उसके ऊपर क्या लगती है? कस्टम ड्यूटीज लगती है, उसके ऊपर टैक्स लगते हैं, जैसे हम लोग कस्टम ड्यूटीज कहते हैं। पता नहीं वाली बात आपको? तो अब जैसे प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपए का है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो जाएगा इंडिया के अंदर आते हुए, राइट। कि प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लग जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो लग जाएंगी, तो प्रोडक्ट हो जाएगा महंगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो ये चीज है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये डेयरी इंडस्ट्री को इससे कैसे फायदा है। तो आपको बता दूंगा इसकी डेयरी प्रोडक्ट्स पर हम लोग 35% इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं 35%, 35%। और ये जीरो हो जाती अगर हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा होते। मतलब कि आज की डेट में हमारे जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं, राइट, स्मॉल फार्मर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो डेयरी प्रोडक्शन का काम करते हैं, राइट। तो आज की डेट में उनका बिजनेस सिक्योर है। क्यों? क्योंकि बाहर से अगर कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट अगर एंटर होगा, मिल्क का प्रोडक्ट, तो वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स पर हम लोगों ने 35% की ड्यूटी लगा के रखी है अपने डोमेस्टिक डेयरी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए। क्योंकि अगर बाहर से अगर माल अगर सस्ता आएगा इंडिया के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होगा वो हैम्पर होगा, राइट। आप इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर चाइना से सस्ते मोबाइल अगर इंडिया के अंदर डंप होते हैं, और हो ही रहे हैं, आप जानते हैं, बट अभी काफी हद तक कम हो गए, कम कर दिया है, क्योंकि हमने उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो इम्पोज कर दी है। तो पहले का अगर मैं आपसे बात करूं, आज से 7 8 10 साल पुरानी बात, तो आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर चाइनीज मोबाइल बहुत ज्यादा मिलते थे। कौन से? वो चाइना वाले मोबाइल, तेज तेज आवाज वाले, बड़ी बड़ी स्क्रीन वाले। नया नया जब जमाना नहीं आया तो 6600 का, आपको शायद आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा, याद होगा। 10 11 साल पुरानी बात है, ये 11 12 साल पुरानी बात, राइट। तो आपको पता होगा कि ये इस प्रकार के जब मोबाइल इंडिया के अंदर थे, ये चाइनीज मोबाइल, तो वो बहुत सस्ते थे। 1000 1000 1500 में सब फैसिलिटी मिल जाती थी, ब्लूटूथ ब्लूटूथ मल्टीमीडिया सब कुछ मिलता था, जो कि 3 4 5 हजार के मोबाइल में भी जैसी फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, वैसी फैसिलिटी चाइना के मोबाइल में मिल जा रही थी। अब लोग उसको खरीद रहे थे, राइट। तो इससे क्या हो रहा था? हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको नुकसान हो रहा था। तो इंडियन मोबाइल्स को कोई नहीं परचेज कर रहा था, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल्स को, चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल्स को सभी लोग परचेज कर रहे थे। तो हमने क्या किया? उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर 35% इंपोर्ट ड्यूटी है, कि अगर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट अगर एंटर होता है, जैसे कि हर 100 रुपए का माल जो भी एंटर होगा वो 35 रुपए महंगा होगा, यानी कि हर 100 रुपए में 35 रुपए महंगाई जो है वो होगी। 35% इंपोर्ट ड्यूटी है। हर 1000 रुपए में 350 रुपए महंगाई होगी। हर 1 लाख रुपए में 35,000 महंगा प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा। जैसे कि 1 लाख रुपए का कोई मिल्क प्रोडक्ट आ रहा है, राइट, तो वो 1 लाख रुपए का है, इंडिया के अंदर एंटर होते ही वो 1,35,000 रुपए का हो जाएगा, यानी कि महंगा हो जाएगा। अब महंगी चीज तो कोई परचेज नहीं करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि डोमेस्टिक जो चीजें हैं सस्ती मिलेंगी तो वो लोग परचेज करेंगे। तो इस पर्पस के लिए हम लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट को बचाने के लिए उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। बट अगर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा अगर इंडिया होती तो ये जीरो पे हो जाती, ये कम हो जाती, और जिसके कारण से हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको बड़ा मेजर नुकसान जो है वो पहुंचता। और इंडिया का डेयरी सेक्टर जो है ये टोटली अपोज है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के, क्योंकि कुछ मेजर प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं ग्लोबल मिल्क ट्रेड के मामले में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, राइट। तो ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के मेंबर्स हैं। और 25 साल से ज्यादा हो गया कि इंडियन पॉलिसी जो है वो इनकरेज करती है प्राइवेट मिल्क कंपनीज की ग्रोथ को, राइट। और एट प्रेजेंट ये फर्म्स जो हैं, ये इंडिया मतलब
इंडियन फार्मर से जो है वो मिल्क परचेज करती हैं, राइट, क्योंकि उनको सस्ता मिलता है यहाँ पे, राइट, प्रोडक्ट जो है वो उनको सस्ता मिलता है एज कम्पेयर टू दूसरी जगह। बट फिर भी हम लोगों ने एटलीस्ट ये बैरियर तो क्रिएट करके रखा है कि कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट अगर मिल्क प्रोडक्ट अगर इंडिया में आएगा तो वो महंगा हो, इसलिए हमने जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर लगा के रखी हुई है, राइट, टैरिफ जो है उसके ऊपर लगा के रखे हैं फॉरेन डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए, डोमेस्टिक डेयरी प्रोडक्ट को बचाने के लिए रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को अगर ज्वाइन कर लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। और ये तो सिर्फ बात कर रहा हूं मैं इन जनरल मिल्क के बारे में, क्योंकि टॉपिक आर्टिकल जो है वो मिल्क से एसोसिएटेड है। ऐसे जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज है काफी सारी, उनमें बताया जा रहा है कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो कम हो जाएंगी, और इम्पोर्ट ड्यूटी जहां कम हुई तो वहां फॉरेन प्रोडक्ट जो है वो इंडियन मार्केट में होंगे और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाला टॉपिक जरूर आप कवर करिएगा, जो काफी डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। और नीति आयोग के अकॉर्डिंग इंडिया जो है गाइस ये मिल्क सरप्लस कंट्री बन जाएगी 2033 तक, 2033 तक सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन के मामले में हम लोग होने वाले हैं, राइट। मतलब कि जितना मिल्क जो है वो हम लोग इंपोर्ट करेंगे उससे कई ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती है कंट्री को कि एक कंट्री अपने टैरिफ को फिक्स कर सकती है एक मैक्सिमम लिमिट तक, बट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहती है कि अगले 15 सालों में इंपोर्ट ड्यूटीज जो होंगी वो रिड्यूस कर दी जाएंगी जीरो लेवल तक, यानी कि बिल्कुल ही एंड कर दी जाएंगी 15 कंट्रीज के बीच में अगले 15 सालों में इंपोर्ट ड्यूटीज को। और मैक्सिमम टैरिफ जो होता है उसको बाउंड टैरिफ रेट जो है वो कहा जाता है, और टैरिफ रेट जो होते हैं प्रोडक्ट्स के मतलब बीच में अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से, अलग अलग कंट्री के हिसाब से टैरिफ जो होते हैं, टैक्सेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और एक्चुअल टैरिफ रेट जो होता है वो अप्लाइड टैरिफ रेट होता है, यानी कि जो टैक्स लग रहा है उसको एक्चुअल टैरिफ रेट जो है वो हम लोग कहेंगे, राइट। तो ये कुछ टर्म्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बाकी व्हाइट रेवोल्यूशन 1970 का है, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि बताओ व्हाइट रेवोल्यूशन के, इंडिया के अंदर जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था उसके ब्रेन चाइल्ड जो है वो कौन थे, राइट। तो डॉक्टर वर्गीस कुरिन, तो नाम आपको याद रखना है, अमूल इंडस्ट्री पता होगा आपको। और इन्होंने काफी सारे इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए थे जैसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। और ग्राम दुग्ध उत्पादक या उत्पादकों की सहकारी समिति कोऑपरेटिव जो है विलेज मिल्क प्रोड्यूसर के, इनको इस क्रांति की आधारशिला माना जाता है, बेडरॉक माना जाता है इस व्हाइट रेवोल्यूशन का। और मेजर रोल था इनका ऑपरेशन फ्लड में। ऑपरेशन फ्लड के दौरान उनकी प्रमुख भूमिका को विकास के इंजन के रूप में भी देखा जाता है, इंजन ऑफ ग्रोथ के तौर पर भी विलेज मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स को देखा जाता है। और पॉलिसी जो है गाइस ये फेवर करती है कि मल्टीनेशनल डेयरी कॉर्पोरेशन जो है वो इंडियन डेयरी सेक्टर के अंदर एंटर हो जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से, मर्जर्स के, यानी कि मर्जर्स के थ्रू या एक्विजिशन के थ्रू, राइट, यानी कि फॉरेन या मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज जो डेयरी सेक्टर्स की है वो एंटर हो इंडिया के अंदर। तो व्हाइट रेवोल्यूशन ने इस चीज को जो है वो ओपन कर दिया, राइट। तो जैसे कि फॉरेनर्स जो है वो इंटरेस्ट हुए इंडिया के अंदर डेयरी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। और इंडिया के डेयरी सेक्टर की बात करेगा इस तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व है। डेयरिंग और लाइव स्टॉक के अंदर 70 मिलियन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, लाइव स्टॉक जो है वो शामिल है इसके अंदर। और 7.7 मिलियन लोग जो है वो एंगेज्ड है, और इसमें 69% जो है वो फीमेल वर्कर्स हम लोग को देखने को मिलती है डेयरी इंडस्ट्री के अंदर। ग्रॉस वैल्यू एडेड में 28% का इसका कंट्रीब्यूशन रहा है डेयरी सेक्टर का 2019-2020 में। 6% की एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, राइट, जो कि काफी हेल्प करता है किसानों की, इवन ड्यूरिंग कैलामिटीज ऑल्सो, जिस समय क्रॉप फेलियर होता है उस समय मिल्क प्रोडक्शन के माध्यम से किसान जो है वो इनकम जो है वो अपनी जनरेट कर पाते हैं, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। बट कुछ मुद्दे भी हैं, जैसे कि इसमें इनविजिबल लेबर भी कहा जाता है, जैसे कि इसमें किसान की फैमिली की जो महिलाएं जो होती हैं वो शामिल होती हैं, जो अनपेड फीमेल फैमिली लेबर होती है, अनपेड, जिनको पैसे जो है वो नहीं दिए जाते। दूसरी बात हम लोग को देखने को मिलता है कि लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, भूमिहीन और सीमांत किसान जो हमें देखने को मिलते हैं, राइट, उनके पास कोई और दूसरा लाइवहुड ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अगर किसी ने इनसे दूध अगर नहीं खरीदा, बायर्स ने, यानी कि मिल्क के बायर्स अगर इनको नहीं मिले, तो इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आजीविका का, है ना। तो ये एक इनके लिए बड़ी दिक्कत है। और डेयरी सेक्टर का इनफॉर्मल नेचर हम लोग को देखने को मिलता है, असंगठित प्रकृति इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि शुगर केन, वीट, राइस प्रोड्यूसिंग फार्मर्स की बात करें
तो ये ऑर्गेनाइज की कैटेगरी में जा चुके हैं। बट कैटल रेजर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, पशुपालक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो कौन है? असंगठित की कैटेगरी में है, अनऑर्गेनाइज हम लोग को देखने को मिलते हैं, और उनके पास अपने अधिकारों की वकालत करने के लिए राजनीतिक ताकत भी जो है वो नहीं है। इसके अलावा लैक ऑफ रेम्यूनरेटिव प्राइस, अलाभकारी मूल्य निर्धारण, क्योंकि इसके अंदर ना ही कोई ऑफिशियल पीरियोडिक एस्टीमेट होता है, मतलब कि हर 3 महीने या 4 महीने में ऐसा कोई एस्टीमेट नहीं होता कि मिल्क के लिए जो है वो मतलब जैसे कि जो मिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको कितना मिलना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर कोई भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो मिल्क के लिए नहीं है। इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट नहीं किया जाता है, एमएसपी उनको कितनी मिलनी चाहिए वो उस पर कोई जो है वो पॉलिसी नहीं बनाई जाती। तो ये सब कमियां इसके अंदर हैं, राइट, जो बताई जा रही हैं। और इसके अलावा इवन डेयरी कोऑपरेटिव जो है वो 40% तक टोटल मार्केटेबल सरप्लस जो मिल्क का है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। बट फिर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि लैंडलेस और स्मॉल फार्मर जो है वो उनको प्रेफर नहीं किया जाता। ये वजह ये है कि 75% से भी ज्यादा मिल्क जो है वो डेयरी कोऑपरेटिव्स के द्वारा जो खरीदा जाता है वो लो प्राइस बैंड का हम लोग को देखने को मिलता है। इसलिए जो लैंडलेस फार्मर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, या फिर मतलब जो ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, और जो कैटल रेजर्स हैं, पशुपालक हैं, तो उनसे मिल्क जो है वो नहीं खरीदा जाता, मेनली इंडस्ट्रीज के द्वारा। इंडस्ट्री जो है वो कोऑपरेटिव से मिल्क जो है वो परचेज करती है, वो भी एक लो प्राइस में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी जो डेयरी सेक्टर से रिलेटेड है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन डेयरी डेवलपमेंट 2022, डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2022 हम लोग को देखने को मिलती है। दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी किसानों की आय को 2 गुना करने का प्रयास इस पर्टिकुलर प्लान के तहत हम लोग को देखने को मिलता है। फिर एक है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम। इसे देश में पशुओं के बीच और मुंह की बीमारी, पैर और मुंह की बीमारी, फुट एंड माउथ डिसीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, और ब्रूसेलोसिस ब्रूसेलोसिस को नियंत्रित, यानी कि डिजीज है, इसको नियंत्रित करने और मिटाने के लिए शुरू किया गया है ये प्रोग्राम, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, राइट। इसके अलावा पशु आधार भी जो है वो शुरू किया गया है, एक यूनिक आईडी जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम लोग को देखने को मिली, एनिमल्स को ट्रेस करने के लिए जो है वो लाई गई। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया, राइट। इसमें गोकुल ग्राम जो है वो सेटअप किए गए, राइट। एक इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर के तौर पर इसको सेटअप किया गया, एकीकृत मवेशी विकास केंद्रों के रूप में गोकुल ग्राम को जो है वो स्थापित किया गया, राइट। तो आगे क्या करना चाहिए गाइस? तो आगे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए, उत्पादकता में वृद्धि लानी चाहिए, इंश्योर करना चाहिए बेटर हेल्थ केयर और ब्रीडिंग फैसिलिटीज और मैनेजमेंट डेयरी एनिमल्स के, कि एनिमल्स की हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, उनको किस प्रकार से ब्रीड करना है, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड उनके पशुपालक को जो है वो सिखाया जाए, बताया जाए। साथ ही साथ मिल्क के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हुए ये इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर वेटनरी सर्विसेज जो है वो मिले, जानवर का ध्यान जो है वो रखा जाए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो होना चाहिए, खान पान यानी कि चारा वगैरह जो है वो एनिमल्स को प्रॉपर टाइम पर मिलना चाहिए, और फार्मर्स को जो है वो एजुकेट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए रिगार्डिंग देयर एनिमल्स, कि उनको अपने एनिमल्स को कैसे रखना है। साथ ही साथ प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, प्रोसेसिंग की जाए, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जनरेट किया जाए, बढ़ाया जाए, राइट। तो इन सब चीजों पर फोकस करना जरूरी है। पावर शॉर्टेज को रिड्यूस करने के लिए सोलार पावर डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स पर इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, सौर ऊर्जा संचालित डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ डेयरी कोऑपरेटिव्स को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, डेयरी सहकारी समिति जो है उनको मजबूत बनाने की आवश्यकता है, और गवर्नमेंट प्रमोट करे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, किसान उत्पादक